नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एमए थर्ड सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 2 का। नाम है मेरे प्यारे दोस्त भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी है मेरे प्यारे दोस्त, तो वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है या नहीं है। ठीक है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त तो जरूर चेक कर लीजिए, कहीं पेपर नंबर 3, कहीं पेपर नंबर 4 या फिर पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, होगा कुछ नहीं, जब आप यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त पेपर देने जाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि सर ने जो है बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है, हमने एकदम से रट लिया है चीज़ों को। अभी जो कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसको चीर फाड़ के रख देंगे। चीरने फाड़ने का मतलब वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को फाड़ने से नहीं है, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से हम उनको करके आएंगे, लिख के आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आप वहाँ का प्रश्न पत्र देखेंगे, प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को देखेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पर पेपर नंबर 2 का नाम भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य था ही नहीं। और सर बार बार बोल रहे थे कि भैया सिलेबस ज़रूर मिला लेना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस मिला लेना है। इसमें हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने हैं वाले हैं जिनको आपको एकदम से रट लेना है, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, किसी में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको उनके बारे में मोटी मोटा जानकारी जो होती है वो रहेगी तो आप बहुत अच्छे से लपेट सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो बस मैं वही आपको मोटी मोटा जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं 1 नंबर प्रश्न के बारे में। पहला नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? ठीक है, पहला नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को संक्षेप में बताइए। भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को आपको यहाँ पर संक्षेप में बताना है, तो संक्षेप में जान लीजिए। बाकी अगर आपको इसको विस्तृत रूप में भी लिखना पड़े तो बढ़ा चढ़ा के अपना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। पता है ना कि एमए में पहुंच गए हो, लिखने की कला तो आपके अंदर है ही, बस चीज़ें आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लिखना है मेरे प्यारे दोस्त कि समाजशास्त्र में समाज का विद्वत, ठीक है, जिसे हम क्रमबद्ध के नाम से भी करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अध्ययन किया जाता है। मतलब कहते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समाज के बारे में विधिवत रूप से या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह अध्ययन में एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं चिंतन द्वारा किया जाता है। यह अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? एक विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अलग टाइप से एकदम विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं चिंतन के द्वारा। चिंतन का मतलब मनन चिंतन में आपने सुना होगा ना, तो चिंतन के द्वारा किया जाता है, जिसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या फिर चिंतन कहते हैं। और इसी को ही हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कह देते हैं या चिंतन कह देते हैं। किसको? जो विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में जो है चिंतन द्वारा पढ़ा जाता है, उसी को क्या कह दिया जाता है? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या चिंतन कह देते हैं। इसी चिंतन को जब हम भारत के संदर्भ में अध्ययन के रूप में अपनाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कह देते हैं। और यही जब आपका जो चिंतन है मेरे प्यारे दोस्त, इसको जब हम केवल आपके भारत को लेकर के, ना कि पूरे विश्व की बात करें, केवल भारत के संदर्भ में जब आप अध्ययन करने लगते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उसी को हम भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कह देते हैं। तो आई होप ये आपका भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, भारत विद्याशास्त्र से क्या आशय है? मतलब पूछ रहा है यहाँ पे भारत विद्याशास्त्र से आपका क्या आशय है, आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसका जवाब देंगे कि भारत विद्याशास्त्र में भारतीय समाज को समझने के लिए उन ग्रंथों, महाकाव्यों, प्रमाणित शिलालेखों की सहायता ली जाती है, ठीक है, जिसमें भारतीय समाज का चित्रण किया गया है। बताते हैं कि जो भारत विद्याशास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम भारतीय समाज को समझने के लिए, चूंकि जो भारतीय समाज है, किसी भी चीज़ को आपको समझने के लिए उसके हिस्ट्री में जाना पड़ता है, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। जो तात्कालिक हैं अगर उनको आप सुनना समझना चाहते हैं, जो आधुनिक है, तात्कालिक है, अगर इनको आपको समझना है तो आपको उसके लिए इतिहास में जाना ही होगा, हिस्ट्री में जाना ही होगा। तो जब हम भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उनके लिए कुछ ग्रंथों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ ग्रंथों के सहारे उनको जानने का प्रयास करते हैं, कुछ महाकाव्यों के सहारे, और कुछ ऐसे प्रमाणित शिलालेख हैं जिनके सहायता से हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय समाज को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें भारतीय समाज का क्या किया गया होता है मेरे प्यारे दोस्त? चित्रण किया गया होता है। मतलब भारतीय समाज के बारे में थोड़ा बहुत, चाहे बृहद रूप में चाहे संक्षेप रूप में, कुछ ना कुछ बताया गया होता है।
यह दृष्टिकोण अध्ययन का आदर्शात्मक दृष्टिकोण भी कहलाता है। और यह जो दृष्टिकोण है जो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या कहलाता है, ये अध्ययन का आदर्शनात्मक दृष्टिकोण भी कहलाता है। लिखते हैं क्योंकि इसके समर्थक विद्वान परंपरागत भारतीय दर्शन एवं चिंतन से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। क्यों बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इसके जो समर्थक विद्वान हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं, ठीक है, ऊपर जो बात बताई गई है, समर्थन करने वाले जो विद्वान है मेरे प्यारे दोस्त, वो परंपरागत भारतीय दर्शन, मतलब जो लगातार हमारी भारतीय दर्शन हैं, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, एवं चिंतन, यहाँ का जो चिंतन रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और प्रभावित रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप भारतीय विद्याशास्त्र के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो विद्याशास्त्र आप मोटी मोटा जानना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज को समझने के लिए जिन ग्रंथों का प्रयोग करते हैं, जिन महाकाव्यों का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिन प्रमाणित शिलालेखों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन्हीं को भारतीय विद्याशास्त्र कह देते हैं। इससे हम भारतीय समाज के चित्रण को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है, राधा कमल मुखर्जी के चिंतन पर भारतीय विद्याशास्त्रीय उपागम के प्रभाव को संक्षेप में बताइए। मतलब बताते हैं जो राधा कमल मुखर्जी जी हैं, उन्होंने चिंतन पर भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के प्रभाव को संक्षेप में बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि राधा कमल मुखर्जी के चिंतन पर भी भारतीय विद्याशास्त्र उपागम का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब बताते हैं जो राधा कमल मुखर्जी जी हैं, इनका जो चिंतन रहा है, इसके ऊपर आप मेरे प्यारे दोस्त भारत विद्याशास्त्रीय उपागम का जो है व्यापक, मतलब काफ़ी बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। भारतीय भारत विद्याशास्त्रीय उपागम जो है मेरे प्यारे दोस्त, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है राधा कमल जी के चिंतन पर जो है पड़ा है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लेंगे, उन्होंने इस उपागम से प्रभावित होकर ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता, कला, प्रतीकों और सामाजिक मूल्यों की विवेचना की। मतलब बताते हैं कि जो ये उपागम थे मेरे प्यारे दोस्त, इन्हीं से ये प्रभावित हुए हैं और प्रभावित होने के बाद इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, कला, प्रतीकों और सामाजिक मूल्यों की क्या की है मेरे प्यारे दोस्त, विवेचना की है। किसने की है? राधा कमल जी ने की है। आगे आप लिखेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की विवेचना से वे इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने मूल्यों की सामाजिक संरचना जैसे व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब बताते हैं जो भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथ है मेरे प्यारे दोस्त, हिंदू धर्म ग्रंथ कई सारे, जैसे वेद, पुराण, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है, में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य जो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, उनकी विवेचना से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए, इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो गए मेरे प्यारे दोस्त, कि उन्होंने मूल्यों की सामाजिक संरचना जैसे क्या किए मेरे प्यारे दोस्त, व्यापक सिद्धांत ही प्रतिपादित कर दिए। व्यापक सिद्धांत ही, इतना बड़ा सिद्धांत, मूल्यों की संरचना, सामाजिक संरचना नामक सिद्धांत ही इन्होंने बना के रख दिया। किसने मेरे प्यारे दोस्त? तो राधा कमल मुखर्जी जी ने। ठीक है, तो आई होप ये आपका यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कहने की ज़रूरत नहीं है, और शेयर भी करना है वीडियो को, कमेंट सेक्शन में भी बताना है वीडियो आपको कैसा लग रहा है, सर बढ़िया लग रहा है, नहीं बढ़िया लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। तो चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत विद्याशास्त्र से जुड़े प्रमुख विद्वान एवं उनकी पुस्तकों के बारे में संक्षेप में बताइए। मतलब कह रहे हैं भारत विद्याशास्त्र जो है मेरे प्यारे दोस्त, इससे जुड़े जो कुछ विद्वान के बारे में, जिनके बारे में आप जानते हैं, तो उनके बारे में बताइए, और साथ ही साथ उनके पुस्तकों के बारे में भी आपको क्या करना है, छोटा छोटा करके बता देना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि यद्यपि यह सूची लंबी है, मतलब कहते हैं अगर हम बात करें भारतीय विद्याशास्त्र से जुड़े विद्वानों के बारे में, तो ये काफ़ी लंबी सूची हो जाती है, इसमें बहुत सारे विद्वान आ जाते हैं। लेकिन G.S. घुरिये एवं लुई ड्यूमा के अलावा भी P.H. प्रभु की पुस्तक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, K.M. कपाड़िया की पुस्तक जो है मेरे प्यारे दोस्त मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, उसके बाद बताते हैं कि इरावती कर्वे की पुस्तक जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, उसके बाद T.N. महान की पुस्तक जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या है, अप्रोचेज टू द ईस्ट ऑफ सोसाइटी इन इंडिया आदि विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। किसमें मेरे प्यारे दोस्त? तो जो भारतीय विद्याशास्त्र है इससे जुड़े कुछ विद्वान हैं, जिसमें आपके पहले नाम तो G.S. घुरिये और लुई ड्यूमा जी आ जाते हैं, ड्यूमा जी। ठीक है, तो इनके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अलावा भी कई सारे लोग रहे हैं, जैसे पहला ही बता देते हैं
PH प्रभु जी की एक पुस्तक आई थी, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इनकी पुस्तक रही है। वहीं पे हम बात करते हैं KM कपाड़िया के बारे में, तो इनकी भी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया मेरे प्यारे दोस्त। इरावती कर्बे की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो इनकी भी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं TN महान की पुस्तक के बारे में मेरे प्यारे दोस्त, तो नाम था अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। ये सारी पुस्तकें जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, और भी हैं लेकिन इनके बारे में आप मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन पूछे तो आप मेरे प्यारे दोस्त बता सकते हैं, क्योंकि ये आपकी विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय पुस्तक हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं, मुख्य मुख्य जैसे कह सकते हैं, प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पांचवें नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत विद्या शास्त्री, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भारत विद्या शास्त्रीय दृष्टिकोण के अध्ययन में PN प्रभु, ठीक है, उसके बाद इरावती कर्बे, उसके बाद KM कपाड़िया एवं RAR पिल्ले का योगदान है मेरे प्यारे दोस्त। आपको बताना है भारतीय विद्या शास्त्र की दृष्टिकोण से देखें, दृष्टिकोण के अध्ययन से देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो उसमें आपका एक नाम आ जाता है PN प्रभु, इनका क्या योगदान रहा है, इरावती कर्बे इनका क्या योगदान रहा है मेरे प्यारे दोस्त, KM कपाड़िया जी का क्या योगदान रहा है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त AR पिल्ले जी के क्या योगदान रहा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे भारतीय विद्या शास्त्री दृष्टिकोण के अध्ययन में PN प्रभु द्वारा हिंदू सामाजिक संगठन का अध्ययन, ठीक है। बात करते हैं इरावती कर्बे द्वारा हिंदू समाज का अध्ययन, और KM कपाड़िया के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त हिंदू नातेदारी का अध्ययन, तथा AR पिल्ले द्वारा जाति का अध्ययन किया गया है। मतलब बताते हैं कि जब हम भारतीय विद्या शास्त्र के दृष्टिकोण के अध्ययन के बारे में बात करें तो उसमें जो आपका पहला नाम आता है PN प्रभु, इन्होंने हमें हिंदू सामाजिक संगठन का अध्ययन करके मतलब इसके बारे में जो है अपना योगदान काफ़ी ज़्यादा दिया इस क्षेत्र में। वहीं पे इरावती कर्बे के बारे में बात करें तो हिंदू समाज के अध्ययन में जो है अपना योगदान अच्छा खासा दिया। वहीं पे बात करें KM कपाड़िया मेरे प्यारे दोस्त, तो इन्होंने हिंदू नातेदारी का अध्ययन में जो है अपना योगदान दिया, और PAR पिल्ले जी जो है इन्होंने जाति का अध्ययन जो है मेरे प्यारे दोस्त में अपना योगदान काफ़ी अच्छा दिया है। तो इनके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। तो आई होप ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो पूछ रहा है GS घुरिये की 5 पुस्तकों के नाम लिखने हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे GS घुरिये की 5 पुस्तक कौन कौन सी हैं। तो पहला है मेरे प्यारे दोस्त कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पहली पुस्तक रही है। दूसरा रहा है सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास पीपल, ये इनकी दूसरी पुस्तक रही है। तीसरी पुस्तक के बारे में बात करें तो है कल्चर एंड सोसाइटी मेरे प्यारे दोस्त। वहीं पर चौथी पुस्तक के बारे में तो कास्ट एंड क्लास इन इंडिया मेरे प्यारे दोस्त। और पांचवी और आखिरी पुस्तक के बारे में बात करें, मतलब उनकी आखिरी नहीं, जो 5 पूछा है उनमें बता रहे हैं, ठीक है। कास्ट, क्लास एंड ओकोपेशन जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये इनकी 5 मुख्य पुस्तकें हैं जिनके बारे में आप आराम से बता सकते हैं GS घुरिये जी की, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न फिर GS घुरिये जी से ही संबंधित है। उन्हें वहां पे पूछा गया है कि GS घुरिये ने भारत विद्या शास्त्री उपागम के किन विषयों का अध्ययन किया है। अभी आपने ऊपर बताया है उनके बारे में, और फिर से बता दीजिए कि डॉक्टर GS घुरिये द्वारा भारतीय विद्याशास्त्र उपागम में मेरे प्यारे दोस्त भारतीय साधु, ठीक है, भारतीय देवी देवता, जाति, परिवार, धार्मिक चेतना, भारत में नगरों की उत्पत्ति जैसे विषयों का क्या किया गया है मेरे प्यारे दोस्त, अध्ययन किया गया है। किसके द्वारा? तो GS घुरिये, डॉक्टर GS घुरिये के द्वारा जो है भारतीय साधु संत के ऊपर जो है उन्होंने अपना अध्ययन किया है। साथ ही साथ भारतीय देवी देवताओं के ऊपर अध्ययन किया है, परिवार के ऊपर, जाति के ऊपर, धार्मिक चेतना के ऊपर, और भारत में नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन जैसे विषयों के ऊपर उन्होंने अपना अध्ययन किया और अपना योगदान दिया, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछें तो आप यहाँ पर पूछ रहा है कि लुई ड्यूमा का भारत विद्या शास्त्र के संबंध में संक्षिप्त परिचय बताइए। लुई ड्यूमा जो है अगर इनका हम बात करें तो भारत विद्या शास्त्र के संबंध में कुछ छोटा सा जीवन परिचय टाइप का इनका बताना है। तो आप लिखेंगे फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमा 1911 में पैदा हुए, तो 1998 में निपट गए थे भैया। भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन भारत विद्या शास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। मतलब किसका बात करते हैं? भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन इन्होंने किया, और
भारत विद्याशास्त्री के दृष्टिकोण से किया, ठीक है। किसने किया था? लुई ड्यूमा जी ने किया था। बात करते हैं लुई ड्यूमा जो आपके थोड़े में मेरे प्यारे दोस्त द्वारा फ्रांसीसी भाषा में 1967 में मेरे प्यारे दोस्त होमो हेरन क्या है ये हेरेचिकस जो कुछ भी है हेरेचिकस नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इसी पुस्तक में भारतीय जाति तथा विभिन्न पक्षों का विवरण दिया गया था, ठीक है। तो आप लुई डूमा के बारे में आराम से बता सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को संक्षेप में बताइए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप बताएंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि समाज या सामाजिक संरचना, ठीक है, का प्रत्येक अंग जिसे हम इकाई के कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त संपूर्ण संरचना को बनाए रखने में निश्चित योगदान देता है, ठीक है। क्या बताते हैं कि जो समाज है मेरे प्यारे दोस्त या जो सामाजिक संरचना है इसमें जितने भी अंग होते हैं जितनी भी इकाई होती हैं ये पूरी संरचना को बनाए रखने में अपना एक निश्चित योगदान देते हैं। अगर एक भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी संरचना गड़बड़ हो सकती है। अतः किसी भी इकाई का अध्ययन उसके द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने में किए गए योगदान के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मतलब कह रहे हैं अगर किसी भी इकाई का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके द्वारा कौन कौन सी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है, या कौन कौन सी व्यवस्थाओं को उन्होंने बनाए रखा है उसके योगदान के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, इनके बारे में अध्ययन करना चाहिए या देखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 10वां नंबर प्रश्न और ये जहाँ तक है आखिरी प्रश्न भी आपका होगा। पूछा गया है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को और किस दृष्टिकोण के नाम से जाना जा सकता है, ठीक है, जाना जाता है। मतलब बता रहे हैं कि जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक है मेरे प्यारे दोस्त परिप्रेक्ष्य है इसको और किस दृष्टिकोण के नाम से आप जान सकते हैं। तो लिखना है आपको कि संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य का विरोध करता है। जो आपका भारत विद्याशास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य जो है इसका विरोध कौन करता है? तो आपका संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य करता है और क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति को देखने पर जोर देता है। ये क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप क्षेत्र में जाइए और वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है उसको देखिए। इसीलिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण या अनुभविक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहे मेरे प्यारे दोस्त इसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं या अनुभविक जो है अनुभाविक जो है दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। M.N. श्रीनिवास द्वारा बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो M.N. श्रीनिवास द्वारा भारत विद्याशास्त्र को किताबी दृष्टि तथा संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के क्षेत्र दृष्टि कहा गया है। मतलब बताते हैं कि M.N. श्रीनिवासन ने जो है विद्याशास्त्र भारत विद्याशास्त्र को किताबी दृष्टिकोण कहा है और बात करते हैं वहीं पे संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को तो इसको क्षेत्र दृष्टि के नाम से भी पुकारा है। किसने? M.N. श्रीनिवास जी ने, ठीक है। तो आई होप ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। PDF आपका बिल्कुल बना तैयार है। अगर आपको मान लीजिए अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर के आइए, मैं आपका पार्ट वो भी लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।